करते हैं। पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, तैयार कर सकते हैं आप, रिवीजन कर सकते हैं आप। पॉज करके खुद से पहले क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करेगा, उसके बाद आंसर देखिएगा और एक्सप्लेनेशन समझिएगा। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बताइए कि असत्य है। अब जहां पे असत्य आता है क्वेश्चन वहीं से लेंदी हो जाता है, क्योंकि अब इसके लिए सारे ऑप्शन की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले चारों ऑप्शन को पॉज करके पढ़िए आप। प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा यानी कि लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। प्राचीन काल के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई थी। सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और डी ऑप्शन है कि हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ है, इंडिया। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा असत्य है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये गलत है, बाकी सारे ही सही है। ये गलत इसलिए है क्योंकि सम्राट अशोक के शिलालेख जो है वो प्राकृत भाषा के अलावा खरोष्टी और अरामाइक लिपियों में है। ठीक है, पश्चिमोत्तर और अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि अरामाइक और यूनानी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वैसे राजा जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर के सिंधु पार तक होता है। दूसरा है, सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त दोनों ही चक्रवर्ती राजा थे। बताइए दोनों में से कौन कौन सा सत्य है। तो आप कहेंगे कि ये दोनों ही पूरी तरीके से सत्य है। हिमालय से कन्याकुमारी तक पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं को क्या चक्रवर्ती राजा कहा जाता था। तो पहला सत्य है, सम्राट अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ करके सारे देश में फैलाया और समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची और इस प्रकार दोनों ही चक्रवर्ती राजा कहलाते थे। ठीक है, दोनों ही चक्रवर्ती राजा कहलाते थे, सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, आर्यों के सांस्कृतिक उत्पादन के संदर्भ में ये जो कथन है उस पर विचार करिए। कथन है पहला आपके पास कि आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृति के से हुए आए थे। आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। दूसरा है, प्राक आर्य जाति उपादान वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग है। बताइए दोनों में से कौन कौन सा सत्य है। ये दोनों ही गलत है, ना पहला सही है ना दूसरा सही है। ठीक है, न तो पहला ना ही दूसरा। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक, ठीक है, द्रविड़ और तमिल सांस्कृतिक भाषाएं से नहीं आए हुए, उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति से आए हुए हैं। दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा था कि प्राक आर्य जाति उपादान वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग है, तो नहीं, प्राक जो है वो आर्य जाति उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल जो थी वो संस्कृत के अंग है। ठीक है, भारत में बताइए कि विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है। पॉज करिए और सारे ऑप्शन को देखिए और बताइए कि भारत में विदेशियों में से सबसे पहले कौन आया था। तो सबसे इजी क्वेश्चन आपको यही लग रहा होगा, सबसे पहले आर्य आए थे, फिर यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, उसके बाद हूर आए थे, फिर कौन आया था, तुर्की आए थे। आर्य, यूनानी, शक, हूर, तुर्क। प्राचीन भारत में अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। इनमें से आर्य, यूनानी, शक, उसके बाद हूर, फिर तुर्क आदि अनेक प्रजातियां शामिल थी। ये सभी समुदाय और इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य आपस में इस तरह से निरक्षित हो गए कि आज उनमें से किसी को भी उनके मूल रूप से साफ साफ पहचान नहीं सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेख। सबसे खास बात है इस किताब में कि आपको प्रश्न सिर्फ उतने ही दिए गए हैं जितना कि जरूरी है, और इसके अलावा जितने भी एक्सप्लेनेशन है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो जा रहे हैं। अंग्रेजों तथा क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा भारतीय इतिहास तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन में रुचि लेने के कारणों के संदर्भ में ये जो दो कथन है इस पर विचार करिए और बताइए कि दोनों में से सत्य कौन है। पॉज करिए और हल करिए। भारतीय लोगों के रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, बताइए कौन कौन सा सही है। दोनों ही सत्य है ना, दोनों ही सत्य। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने यह महसूस कर लिया था कि उन्हें भारत पर अपना शासन मजबूत करने के लिए यहाँ के लोगों के रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना होगा। क्रिश्चियन मिशनरियों ने भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए उनके धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा, ताकि वे धर्म परिवर्तन करा सके और उनके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताइए कि कौन सा सत्य है। भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में जर्मन विद्वान एफ मैक्स मूलर ने
सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया है? अंग्रेजों के द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप ये बताया गया कि भारतीय समाज अलौकिक और वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित था। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जिंटूलॉज के नाम से हुआ है। बताइए तीनों में से भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में कौन कौन सा सही है? सही की बात की जाए तो इसमें से जर्मन विद्वान एफ मैक्स मूलर ने सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया है। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद अ कोड ऑफ जिंटूलॉज के नाम से, वही दोनों सत्य है, दूसरा असत्य है। पहला और तीसरा सही है। भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा जर्मनी के विद्वान मैक्स मूलर ने दिया था। उन्होंने सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट को कुल मिलाकर के 50 खंडों में प्रकाशित करवाया था। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप भारत के लोगों को स्वेच्छाचारी शासन का आदि और परलौकिक समस्याओं में डूबे रहने वाले और जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था के सामाजिक कुचक्र से में फंसा हुआ बताया गया है। ठीक है, और आपसे ऑप्शन में कह रहा था कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप ये बताया गया है कि भारतीय समाज अलौकिक और वैज्ञानिक समस्याओं पर आधारित है। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप भारत के लोगों को स्वेच्छाचारी शासन का आदि और परलौकिक ना के अलौकिक समस्याओं में डूबे रहने वाले और जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था के सामाजिक कुचक्र में फंसा हुआ बताया गया है। तीसरा कथन सत्य था। मनुस्मृति को सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। सबसे पहले 1776 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। और बुक का नाम क्या है? मनुस्मृति का अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट करके बुक बना है वो है अ कोड ऑफ जिंटूलॉज के नाम से। ठीक है, भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में सर विलियम जोन्स ने धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विल्किंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। बताइए कौन कौन सा सत्य है? दोनों ही असत्य है। क्या है? असत्य है। 1785 में प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंस ने किया हुआ है। ठीक है, विलियम जोन्स ने नहीं किया है, विल्किंस ने, ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना की थी, ना कि विल्किंस ने। ठीक है, अब बताइए कि सर विलियम जोन्स ने इनमें से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था? मनुस्मृति का, भगवत गीता का, अभिज्ञान शाकुंतलम का या फिर रामायण का? तो आप तुरंत कहेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने, किया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के एक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास इनमें से किस विद्वान ने तैयार किया था? मैक्स मूलर ने, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, राजेंद्र लाल मित्र ने या फिर विल्किंस ने? तो आप तुरंत ही जवाब दे सकते हैं कि मैक्स मूलर ने। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने प्राचीन भारत का इतिहास 1904 में तैयार किया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय विद्वानों के द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के कारणों के संदर्भ में ये जो कथन दिए गए हैं उस पर विचार करिए। भारतीय विद्वानों के द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में पहला कथन है, अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा भारतीय इतिहास की छवि धूमिल करने के विरोध में, भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण करने और समाज को सुधारने के लिए, लोगों को स्वराज प्राप्ति के लिए प्रेरित करने के लिए। बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है? तो आप कहेंगे कि ये तीनों ही पूर्णतः सत्य है। भारतीय विद्वानों ने विशेष करके जो कि पाश्चात्य शिक्षा में पाए हुए थे, वो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत के अतीत की छवि धूमिल किए जाने से क्रोधित थे। उन्होंने इंग्लैंड के फलते फूलते औपनिवेशिक शासन के विरोध में भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए अध्ययन किया। भारतीय विद्वान समाज को केवल सुधारना ही नहीं चाहते थे, बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण इस प्रकार से करना चाहते थे कि उससे समाज को सुधारने में मदद मिले, और ये कार्य भारत के लोगों को भारत के इतिहास का ज्ञान करवा करके ही संभव था। भारतीय विद्वानों ने भारत के लोगों को भारत के स्वर्णिम इतिहास के बारे में अवगत करा करके स्वराज प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था। तीनों ही कथन सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे है ये लेखक और ये पुस्तक। किस पुस्तक के लेखक कौन है उससे आपको मैच करनी है। एल बॉशम, एल बॉशम किस पुस्तक के लेखक हैं? एल बॉशम वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक हैं, एल बॉशम। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री के लेखक हैं कोसंबी, कोसंबी एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री के लेखक हैं। राजेंद्र लाल मित्र इंडो आयरन्स के लेखक हैं, इंडो आयरन्स के लेखक हैं लाल मित्र, राजेंद्र लाल मित्र। ठीक है, और के ए नीलकंठ शास्त्री अ हिस्ट्री ऑफ
एंशियंट इंडिया के लेखक हैं? ठीक है, यहाँ पे मैच करके दिखाया ही गया है आपको। बॉशम जो है वो वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक हैं। कोसंबी एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री के लेखक हैं। लाल मित्र इंडो आयरन्स के लेखक हैं। और के एन नीलकंठ शास्त्री अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वो ये कह रहा है कि भारतीय इतिहास लेखकों के संदर्भ में बताइए कि कौन कौन सा कथन सत्य है। लेखकों के संदर्भ में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का पुनर्निर्माण किया था। दूसरा कथन है कि हेमचंद्र राय चौधरी ने महाभारत काल से लेकर के गुप्त साम्राज्य के अंत तक भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया था। तीसरा है कि वी ए स्मिथ ने प्राचीन भारत के गणराज्यों के अस्तित्व के बारे में बताया था। बताइए कौन कौन सा सही है। तो आप कहेंगे पहला और दूसरा सही है। ठीक है, तीसरा गलत है। महाराष्ट्र के रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े समर्पित विद्वान थे। उन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया था। आरजे भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। उल्लेखनीय है कि दोनों ही महान समाज सुधारक थे और अपने शोधों से विधवा विवाह का समर्थन किया और जाति प्रथा और बाल विवाह जैसे कुप्रथा का खंडन किया था। हेमचंद्र राय चौधरी ने महाभारत काल से मतलब ईसा पूर्व 10वीं सदी से लेकर के गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और तीसरा कथन गलत था। कथन आपसे कहा था कि वी ए स्मिथ ने प्राचीन भारत के गणराज्यों के अस्तित्व के बारे में बताया था, तो ऐसा नहीं है। वी ए स्मिथ ने अपने इतिहास लेखन में सिकंदर के आक्रमण के बारे में वर्णन किया था और इतिहासकार के पी जायसवाल ने सिद्ध किया कि प्राचीन काल में ये गणराज्यों का अस्तित्व था जो कि अपना शासन स्वयं चलाते थे। भारतीय इतिहास के लेखकों के संदर्भ में बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। पूरे कथन पढ़िए और बताइए कि कौन सा असत्य है। पांडुरंग वामन काड़े के कीर्ति स्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र सामाजिक नियमों और अत्याचारों का विश्वकोश है। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने सम्राट अशोक पर लेखन कार्य किया है। ए एस अल्तेकर ने अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया का लेखन किया है। डी डी कोसंबी ने अपने लेखन में भारतीय समाज के आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास को प्रस्तुत किया है। बताइए कौन सा इनमें से असत्य है। ऑप्शन सी गलत है, बाकी सारे ही सही है। ऑप्शन सी गलत है। एस अल्तेकर और केपी जायसवाल जैसे कुछ विद्वानों ने देश को शकों और कुषाणों के शासन से मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका का वर्णन किया है। इतिहासकार के ए नीलकंठ शास्त्री ने अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया का लेखन किया है, इसलिए तीसरा वाला गलत है कथन। पांडुरंग वामन काड़े संस्कृत के प्राकंड पंडित और समाज सुधारक हुए। उनका विशाल कीर्ति स्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जो कि 5 खंडों में प्रकाशित हुआ है, सामाजिक नियमों और अत्याचारों का विश्वकोश है। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने भारत के राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन किया है। उन्होंने अशोक पर और प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकों का लेखन किया है। डीडी कोसंबी ने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखलाया है। वो अपना इतिहास विवेचन कार्ल मार्क्स के लेखों के अनुसार करते थे। वो अपना इतिहास विवेचन मार्क्स के लेखों के अनुसार करते थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय समाज के आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास में अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया है। अब आइए थर्ड चैप्टर पे, और थर्ड चैप्टर है स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। क्वेश्चन है दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में विचार करिए कौन सा सही है। दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र थे। बताइए, नहीं पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। दक्षिण भारत में पत्थरों से मंदिर बनाए जाते थे। इनके बचे हुए अवशेष उस युग का स्मरण कराते थे जब देश के दक्षिण भाग में भारी संख्या में इनका निर्माण हुआ था। पूर्वी भारत में ईंटों के विहारों का निर्माण होता था। उल्लेखनीय है कि अधिकांश भौतिक अवशेषों जो कि टीलों के नीचे दबे हुए मिले थे, इन टीलों में एक संस्कृति, मुख्य संस्कृति और बहुसंस्कृति मिलती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे महापाषाण मेगालिथ कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेगालिथ। तो आपका आंसर होगा कि कब्र को। दक्षिण भारत के जो कुछ भाग थे, कुछ भाग के लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ में औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीजें भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारक को महापाषाण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के बारे में बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। पहला है ऑप्शन ए आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। ऑप्शन बी सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ऑप्शन सी प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। एंड ऑप्शन डी रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों के काल का
निर्धारण विधि है। बताइए कौन सा इनमें से असत्य है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था, ये गलत है, बाकी सारे ही सही है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, लेकिन धातु मुद्रा, धातु के सिक्कों का चलन था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे, जबकि बाकी सारे ही सही हैं कथन। प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी जिस स्रोतों में मिलती है उसे पुरातात्विक या आर्कियोलॉजी कहते हैं। रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि में जब तक कोई वस्तु जीवित रहता है तो C14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन की खुराक से उस वस्तु में C14 कार्बन 14 का समन्वय भी होता रहता है। लेकिन जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब उसमें विद्यमान कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती है, लेकिन हवा और भोजन से कार्बन 14 लेना बंद कर देती है। तो किसी भी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जाता है, कार्बन 14 का। अब बताइए कि इनमें से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं। कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई हैं अशोक के लेखों में? ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक। अभिलेख के संदर्भ में ये जो कथन दिए हुए हैं उस पर विचार करिए। इनका अध्ययन पुरालिपिक शास्त्र यानी पेडियोग्राफी कहलाता है। अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र यानी पुरालेख विद्या एपिग्राफी कहलाता है। बताइए कौन सा सत्य है? दोनों ही गलत है, ना ही पहला सही है ना दूसरा सही है। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, जबकि यहाँ पे उल्टा दिया था, पेडियोग्राफी दिया हुआ था, एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख और पुराने दस्तावेजों को प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि कहते हैं, पेडियोग्राफ कहते हैं। ठीक है, पुरालेख शास्त्र अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं और अभिलेख और पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं, पेडियोग्राफी। अभिलेख के प्रकार के संदर्भ में बताइए कि कौन सा कथन सही है। अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में पहला है सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। दूसरा है बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों के अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेख का उदाहरण है। बताइए कौन कौन सा सही है? दूसरा वाला गलत है, बाकी पहला और तीसरा दोनों ही सही है। दूसरा गलत है। अभिलेखों को अनेक कोटियों में बांटा गया है। सम्राट अशोक के अभिलेख राजादेशों की कोटि में आते हैं। उनके अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक राजादेशों और निर्णयों की सूचनाएं रहती हैं। अभिलेखों की दूसरी कोटि में अनुष्ठानिक अभिलेख है, जिन्हें कि बौद्ध, जैन, वैष्णव और शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण करवाया है। अभिलेखों की तीसरी कोटि में वे प्रशस्तियां हैं जिनमें कि राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का वर्णन है, लेकिन उनकी पराजयों और कमजोरियों का वर्णन नहीं मिलता है उसमें। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इसी कोटि में आता है। ठीक है, तीसरी कोटि में, ध्यान रखिएगा। अब बताइए कि इनमें से किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? स्मिथ ने पढ़ा था, हसनदानी ने पढ़ा था, प्रिंसिप ने पढ़ा था, या फिर जोन्स ने पढ़ा था, विलियम जोन्स ने? तो आप कहेंगे कि जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था सबसे पहले। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में बताइए कि कौन सा सही है। पहला वाला देख लीजिए, क्या दिया हुआ है कि प्राचीन भारत में पांडुलिपियां प्राकृत भाषा में मेष, चंद्र तथा काष्ठ फलकों पर लिखी जाती थी। मेस्ट फल और कास्ट फलकों पे लिखी जाती थी, तो आप कहेंगे कि गलत है। दूसरा कथन है वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए की गई थी। वेदांगों की रचना बिल्कुल सही है। व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी, हाँ ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। पहला वाला गलत है क्योंकि प्राचीन भारत में पांडुलिपियां भोजपत्र और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती थी, लेकिन मध्य एशिया में जहां भारत में प्राकृत भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियां मेष, चर्म और कास्ट फलकों पर लिखी गई, इसलिए पहला वाला गलत है, बाकी दोनों ही सही है। वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझ में आए इसके लिए वेदांगों यानी कि वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक था, इसीलिए इनकी रचना हुई थी। ये वेदांग है शिक्षा, उच्चारण विधि होता था, मतलब इसका उच्चारण करते थे। कल्प यानी कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। व्याकरण की रचना पाणिनि ने किया हुआ था 400 ईसा पूर्व के आसपास। व्याकरण के नियमों का उदाहरण देने के क्रम में पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर अमूल्य प्रकाश डाला हुआ है। अब इसमें से बताइए कि वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। सबसे पहले कौन सा वैदिक साहित्य था, उसके बाद कौन सा था? सबसे पहले वैदिक संहिताएं थी, उसके बाद ब्राह्मण आए, फिर अरण्य, फिर उपनिषद। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद, ये है वैदिक साहित्य का सही क्रम। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत सूत्र के संदर्भ में बताइए कि कौन सा कथन सही है। सूत्र में साहित्य गद्य में नियम पूर्वक संक्षिप्त रूप में लिखे जाते थे।
शुल्ब सूत्र में यज्ञ देवी के निर्माण के मापों का वर्णन किया गया है। बताइए कौन सा सही है? दोनों ही सही है, पूर्णतः सत्य है दोनों। सूत्र में साहित्य गद में नियम पूर्वक लिखे जाते थे, साहित्य संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाते हैं। शुल्ब सूत्र में यज्ञ देवी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ हुआ है, शुल्ब सूत्र से। तो उल्लेखनीय है कि ऐसे सूत्र जिनमें की विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है वो कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग होते हैं, शोध सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती है। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। बताइए कौन कौन सा इनमें से सही है। दूसरा वाला गलत है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र एक आर्थिक ग्रंथ है। बाकी दोनों ही सही है, बाकी दूसरा गलत है। जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को जातक कहा जाता है। ये जातक कथा ईसा पूर्व 5वीं सदी से दूसरी सदी ईस्वी सन तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। ये जातक कथा प्रसंगवश ये कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है। ये 15 अधिकरणों में विभक्त है, जिसमें कि दूसरा और तीसरा अधिक पुराने हैं। इसमें मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र की भी महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने अनेक काव्य और नाटक लिखे हैं, जिनमें की सबसे प्रसिद्ध है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस महान सृजनात्मक कृतियों में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम साहित्य के संदर्भ में बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। ये प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। इस साहित्य में मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना मिलती है। दोनों ही सत्य है। संगम साहित्य प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। राजाओं के द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर के कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। ऐसा साहित्यिक सभा को संगम कहते हैं। ये आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य एकमात्र स्रोत है। संगम साहित्य मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना बहुत सारे कवियों ने किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। भारतीय इतिहास के विदेशी विवरण के संदर्भ में आपको असत्य बतानी है, कौन सा असत्य है। पहला वाला है कि सांद्रोकोत्तस नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ये सही है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सांद्रोकोत्तस नाम था। दूसरा है कि मेगस्थनीज अशोक के दरबार में दूत बन करके आया था। ये गलत है। विनसोंग हर्ष के शासन काल में भारत आया था। फाहियान और हेनसोंग भारत बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए हुए थे। तो आपसे असत्य पूछा जा रहा है, असत्य केवल बी है, बाकी सारे ही सत्य हैं। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था, अशोक का नहीं। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्षों तक रहा था। उसके द्वारा रचित इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। बाकी सारे असत्य हैं, सत्य हैं। यूनानी विवरणों में चंद्रगुप्त मौर्य और सांद्रोकोत्तस, जिनकी राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति था। हेनसोंग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। तो उल्लेखनीय है कि वो भारत में 16 वर्षों तक रहा था। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। फाहियान और हेनसोंग दोनों ही बौद्ध थे। बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए हुए थे, फाहियान और हेनसोंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं। मेगस्थनीज की रचना है इंडिका, मौर्य युगीन सारी चीजें हैं इसमें। टॉलमी की रचना है जियोग्राफी। प्लिनी की रचना है नेचुरल हिस्टोरिका और हेनसोंग की सीयू की। ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये पहले बहुत पूछा जाता था, अब तो सभी को याद होगा। मेगस्थनीज की इंडिका है, टॉलमी जियोग्राफी के, प्लिनी का है नेचुरल हिस्टोरिका। ध्यान रखिएगा, मुझे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि इनमें से किस लेखक ने रासतरंगिणी की रचना की है। आप सभी को एकदम रट लिया होगा, इतना ये क्वेश्चन देखा जा चुका है। कल्हड़ ने रासतरंगिणी की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। ये लेखक है, उनकी रचनाएं हैं। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किसकी रचना है? हर्षचरित्र के लेखक हैं बाणभट्ट। विल्हड़ जो है ये विक्रमांक देव चरित्र के लेखक हैं। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक विल्हड़ हैं। अतुल मूषिक वंश के लेखक हैं। संध्या नदी रामचरित्र के
लेखक है। इनकी रचनाएं हैं संध्याकाल, नंदी का रामचरित्र, संध्याकाल, नंदी का रामचरित्र। ध्यान रखिएगा ये चारों। अगला प्रश्न है संगम साहित्य के संदर्भ में ये जो कथन है उस पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा सत्य है। संगम साहित्य के पद्य एटतौके यानी 8 संकलनों में विभक्त है। एटतौके 8 संकलनों में विभक्त है। दूसरा है कि संगम साहित्य के दो मुख्य समूहों में से एक पेटिनेडिकल पट्टिनेनकिल कणकु है। पेटिनेडिकल पट्टिनेनकिल कणकु है। बताइए दोनों में से सत्य कौन सा है? दोनों ही सत्य है, दोनों ही पूर्णतः सत्य है। नाम ऐसे हैं कि याद भी पता नहीं रहती है। संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं जो कि एटतो के संकलनों में विभक्त है। उल्लेखनीय है कि पद 100 के समूहों में संग्रहित है, जैसे कि पुर्नानुरू। संगम साहित्य के दो मुख्य समूह हैं, पेरिनेटिकल पट्टिनेनकिल कणकु, यानी कि 18 निम्न संग्रह, और ये जो है 18 निम्न संग्रह है, और पत्तपाटू 10 गीत पहला समूह दूसरे से पुराना माना जाता है, इसलिए इसे लौकिक साहित्य के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। लौकिक साहित्य के लिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभों में से किसको उसके मूल स्थान से हटा करके दिल्ली मंगवाया गया था? किसको मंगवाया गया था दिल्ली? मेरठ स्तंभ अभिलेख को मंगवाया गया था और टोपरा स्तंभ अभिलेख को मंगवाया गया था दिल्ली। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के दो स्तंभों, एक मेरठ से और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान से दिल्ली मंगवाया था। अब आगे आपके सामने आता है चौथा चैप्टर, जो कि भौगोलिक ढांचा से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। मानसूनी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्राचीन भारत के लोगों को मानसून पवनों की दिशा के बारे में जानकारी थी। भारत के लोगों को मानसून पवनों के ज्ञान के कारण पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ व्यापार करने में सुविधा हुई। बताइए कौन सा सत्य है? दोनों ही सत्य है पूर्णतः। भारत के लोगों को ईसा की पहली सदी के आसपास मानसून पवनों की दिशा मालूम हो गई थी। भारत के लोगों को मानसून के ज्ञान से पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में सहायता मिलती थी। प्राचीन भारत में नदियों के बीच स्थित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नदियों के बीच स्थित राज्यों के संदर्भ में उत्तर में भीमा नदी तथा दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के बीच का राज्य कर्नाटक के रूप में पहचाना जाता है। बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूटों का शासन तुंगभद्रा नदी के उत्तर में पड़ता था। प्राचीन कलिंग देश की सीमा उत्तर में महानदी और दक्षिण में गोदावरी नदी तक थी। बताइए कौन सा सत्य है? तो आप कहेंगे कि इसमें से ये तीनों ही पूर्णतः सत्य है। कर्नाटक राज्य की सीमा उत्तर में भीमा नदी और दक्षिण में तुंगभद्रा नदी बनाती है। बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूटों की सीमा तुंगभद्रा के उत्तर में पड़ती है, और इन राज्यों को तुंगभद्रा के दक्षिण में राज्य प्रसार करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो दूसरी ओर पल्लवों की और चोलों को भी इस नदी तुंगभद्रा के उत्तर में राज्य प्रसार में कठिनाई हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्राचीन कलिंग राज्य की उत्तरी सीमा महानदी तक और दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी थी। अब बताइए कि प्राचीन काल में व्यापार और संचार मार्गों के संदर्भ में ये जो कथन है उस पर विचार करिए। ठीक है, कथन है आपके पास कि इस काल में व्यापार और संचार सड़क मार्ग के द्वारा होता था। व्यापार और संचार सड़क मार्ग के द्वारा होता था। दूसरा है कि इस काल में व्यापार और संचार मुख्य रूप से नदी मार्ग के द्वारा होता था। बताइए इनमें से कौन सा सत्य है? केवल दूसरा सही है, पहला वाला गलत है। पहला वाला गलत है। क्यों गलत है? प्राचीन काल में व्यापार और संचार सड़क मार्ग से नहीं होता था, क्योंकि उस काल में सड़कें बनना कठिन था, सड़कें बनाना कठिन था। प्राचीन काल में नदियां, वाणिज्य और संचार की धमनियां थी, इसीलिए इस काल में मनुष्य और वस्तुओं का आवागमन नावों से होता था। तो इसीलिए नदी मार्गों का सैनिक और वाणिज्य संचार में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। उल्लेखनीय है कि अशोक के द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ नावों द्वारा ही देश के दूर दूर स्थानों पर पहुंचाए गए। संचार साधन के रूप में नदियों की ये भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक कायम रही थी। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में विभिन्न संस्कृतियों के उद्भव के स्थान के संदर्भ में ये जो कथन है उस पर विचार करिए। पहला है हड़प्पा संस्कृति का उद्भव सिंधु नदी की घाटी में हुआ। वैदिक संस्कृति का विकास मध्य गंगा नदी घाटी में हुआ था। वैदिकोत्तर संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है? केवल पहला सही है, बाकी सारे ही गलत है। पहला सत्य है। दूसरा सत्य है क्योंकि वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था, जबकि विकास पश्चिमी गंगा घाटी में हुआ था।
तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि उत्तर वैदिक संस्कृति जो कि मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी वो मध्य गंगा घाटी में फली फूली थी। आगे बढ़ते हैं, बताइए कि प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित था। कोरोमंडल तट पर अरिकामेडु अवस्थित था। प्राचीन काल में अरिकामेडु, महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम के बंदरगाह जो थे वो कोरोमंडल तट पर अवस्थित थे। भारत के प्राचीनतम पंच मार्क्ड यानी आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे। पंच मार्क्ड यानी आहत सिक्के बने होते थे चांदी के। भारत के प्राचीनतम पंच मार्क्ड सिक्के चांदी के बने होते हैं। उल्लेखनीय है कि ठप्पा मार करके बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है धातु और प्राप्ति स्थान। कौन सी धातु किस स्थान से प्राप्त हुई है बताइए। सोना प्राप्त हुआ है कर्नाटक से। कहाँ गया कर्नाटक, ये है कर्नाटक। सीसा प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश से। किधर है आंध्र प्रदेश, इधर है आंध्र प्रदेश। तांबा प्राप्त हुआ है आपके राजस्थान से, और टीन प्राप्त है अफगानिस्तान से। ये ऑलरेडी मैच्ड है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा चैप्टर है प्रस्तर युग आदिम मानव। क्वेश्चन है आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में ये जो कथन है उस पर विचार करिए। आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में पुरापाषाण युग का आदिम मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था। आदिम मानव खाद्य पे, सही बात है। इस युग के औजारों में विदारणी और खंडक शामिल थे, सही है। इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहर नदी घाटी में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही, तीनों ही सत्य है। आरंभिक पुरापाषाण युग का मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल करके शिकार और खाद्य संग्रह पर जीवित रहता था। इस युग के औजारों पर कुल्हाड़ी यानी हैंडेक्स, विदारणी यानी क्लीवर और खंडक यानी चॉपर का उपयोग होता था। इस युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोवन अथवा सोहर नदी की घाटी पर पाए जाते हैं। इसके अलावा कई अन्य स्थल कश्मीर और थार मरुभूमि में मिले हुए हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान का दिदवाना क्षेत्र, बेलन और नर्मदा की घाटियों में और मध्य प्रदेश के भीमबेटका में इनके निवास स्थल के अवशेष मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, बताइए कि पुरापाषाण युग के संदर्भ में ये कौन सा कथन इसमें से सही है, विचार करिए। ऊपरी पुरापाषाण में आधुनिक मानव अथवा यानी कि होमो सैपियंस का उदय हुआ था। ऊपरी पुरापाषाण में तो आप कहेंगे कि हाँ हुआ था कि नहीं हुआ था। दूसरा है कि मध्य पुरापाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तु का था, ये भी सही, दोनों सत्य है। ऊपरी पुरापाषाण युग में आर्द्रता कम हो गई थी। इस युग में आधुनिक प्रारूप के मानवों का उदय हुआ था, होमो सैपियंस का। उल्लेखनीय है कि इस युग में नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई थी और भारत में फलकों और तक्षरियों, ब्लेड्स और ब्यूरिंग्स का इस्तेमाल होने लगा था। मध्य पुरापाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का था। इनके मुख्य औजार फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी थे जो कि पपड़ियों से बने होते थे। अब बताइए कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इस युग के लोग पशुपालन करने लगे थे। इस युग में सूक्ष्म पाषाण यानी माइक्रोलिथ्स औजारों का प्रयोग होता था। मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। बताइए कौन सा इसमें से असत्य है। ये असत्य है। मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले, बाकी सारे ही सत्य हैं। मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में पाए जाते हैं और दक्षिण में इसका फैलाव कृष्णा नदी के दक्षिण तक है। तो सी वाला गलत है। सी वाला आपसे कह रहा था कि मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी तक है, ठीक है, जबकि अन्य तीनों सही हैं। इस युग में सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग होता था। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़ के खाद्य वस्तुओं का संग्रह करते थे। वो लोग आगे चल करके पशुपालन भी करने लगे थे। राजस्थान के बागौर तथा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़िए, पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग की कलाकृतियों के संदर्भ में बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है इस काल में अनाज पर जीने वाले परचिन पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र पाए गए हैं। बताइए कौन सा सत्य है। भीमबेटका में की गुफा में इस काल के चित्र पाए गए हैं, पुरापाषाण और मध्यकाल के। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। इस काल में अनाज पर जीने वाले परचिन पक्षियों के चित्र नहीं पाए जाते थे, बल्कि उन पशु और पक्षियों के चित्र पाए जाते थे जिनका की शिकार करके वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। इस युग के लोग चित्र बनाते थे। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा इसका अद्भुत उदाहरण है। ये दक्षिण में विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। इसके 10
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 500 से भी ज्यादा चित्र बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं, बताइए इनमें से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। कृषि उत्पादन शुरू हुआ था आपके नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक काल था। सर्वप्रथम मनुष्य ने इसी काल में कृषि करना शुरू किया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से चावल, गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कृषि करने में उन्नत थे। नवपाषाण काल के संदर्भ में बताइए कि कौन सा कथन सत्य है इनमें से। इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे। बताइए, करते थे क्या इस काल के लोग पॉलिशदार? तो आप कहेंगे हाँ। कश्मीर के बुर्जा होम में इस काल के लोग गर्तावास यानी गड्ढा घर में रहते थे। बिल्कुल सही है। इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चौक का उपयोग हुआ था शुरू। बिल्कुल सही, सारे ही सही। पहला, दूसरा, तीसरा सारे सही है। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल के संदर्भ में बताइए कि इनमें से कौन सा असत्य है। असत्य है, पूरा पढ़िए। हड्डी के बने, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, उसके लिए माफी चाहते हैं। हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। लोग भवन निर्माण कला जानते थे। पिकलीहल में नवपाषाण युगीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। पिकलीहल में गुप्त काल से प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ में पालतू कुत्ते के दफनाने का भी अवशेष मिला हुआ है। बताइए इनमें से कौन सा असत्य है। चौथा वाला असत्य है, बाकी सारे ही सही। कश्मीर स्थित बुर्जा होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों के मालिक के साथ में दफनाने के अवशेष मिले हैं। कहां से? कश्मीर स्थित बुर्जा होम से। उल्लेखनीय है कि गुप्त काल, जिसका अर्थ होता है कुलाल यानी कि कुम्हार की गुहा, यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों ही कार्य करते थे। तो इसीलिए डी वाला गलत है, बाकी सारे सही है। उल्लेखनीय है कि नवपाषाण काल में भारी तकनीकी प्रगति हुई, क्योंकि इसी अवधि में लोगों ने खेती, बुनाई, कुंभकारी, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन आदि कौशल विकसित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी स्थल है और अवशेष है। किस स्थल से किस चीज के अवशेष मिले हैं बताइए। बहुत इजी है। मेहरगढ़ जहां ही नाम आता है तो पता चल जाता है यहाँ से कृषि के अवशेष मिले हैं। पिकलीहल बताइए। पिकलीहल से राख की ढेर मिली हुई है। चिरांद में कौन से इसका अवशेष मिला हुआ है? हड्डी के हथियार कहाँ से मिले, बरामद हुए? चिरांद से, बुर्ज होम से, गर्तावास के। ठीक है, आगे बढ़िए। नवपाषाण काल के संदर्भ में बताइए कि कौन सा इसमें से सत्य है। इस काल में मेहरगढ़ में बसने वाले लोग कच्ची ईंटों के बने घर में रहते थे। इस काल के निवासी पालतू जानवरों की फिंगरिंग्स यानी आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं बनाने लगे थे। कौन सा सत्य है? दोनों ही सत्य है, पूर्णतः। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। उल्लेखनीय है कि इस काल में लोग मिट्टी और सरकंडों के बने गोलाकार या आयताकार घरों में भी रहते थे। नवपाषाण युग के लोग जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर बसे हुए थे, वो फिंगरिंग्स यानी आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाओं में गाय, बैल, भेड़ और बकरी की मूर्तिकाएं बनाते थे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें से बताइए कि किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं। कहां से मिले हुए हैं? भीमबेटका से मिले हैं। अब अगला चैप्टर है आपके सामने ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियां। ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियां। क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में इनमें से कथन जो दिया है तीनों, उस पर विचार करिए। इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बना करके रहते थे। मालवा का मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांड में सबसे उत्कृष्ट माना गया है। आहार मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। आहार, तो बताइए कौन सा सत्य है? दोनों ही सत्य है। ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर के रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहां पर की पहाड़ी जमीन और नदियां थी। मध्य और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता है। मालवा मृदभांड जो कि ताम्रपाषाण मृदभांड में उत्कृष्टतम माना गया है। आहार और गिलुंद दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित ताम्रपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, तीसरा वाला इसीलिए गलत है। आहार मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है, ये गलत है। पहला और दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण के संदर्भ में बताइए कि कौन सा कथन सही है। इस काल में सर्वप्रथम तांबे के औजार बनाने की शुरुआत हुई। इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। थोड़ा सा ब्लर हो गया है बट मैं पढ़ देती हूँ, आप समझ लीजिए। पहला दिया है कि इस काल में सर्वप्रथम तांबे के औजार बनाने की शुरुआत हुई। इस काल में लोग बाजरे की फसलों का उत्पादन करते थे। बताइए कौन सा सत्य है इसमें से? दोनों ही सत्य है। ताम्रपाषाण काल में सर्वप्रथम तांबे के औजार बनाने की शुरुआत हुई थी। इसी काल में पत्थर और औजारों का साथ साथ में प्रयोग किया गया था, पत्थर और औजारों का। इस काल के लोग गेहूं, चावल के अलावा बाजरे की खेती भी करते थे। उल्लेखनीय है कि वे लोग मसूर, उड़द और मूंग आदि सहित कई प्रकार के दलहन और मटर पैदा करते थे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि किस स्थल को
ताम्बवती यानी तांबा वाली कहा जाता है। तांबा वाली कहा जाता है आहार को। ठीक है, आहार का प्राचीनतम नाम ताम्बवती यानी कि तांबा वाली है। आहार के लोगों को तांबा पास में मिलने के कारण धातुक रंग की जानकारी थी। अगला प्रश्न है कि जोरवे संस्कृति के संदर्भ में बताइए कि कौन सा कथन सही है। जोरवे संस्कृति के संदर्भ में पहला है कि जोरवे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी। ये संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था। बताइए जोरवे संस्कृति के बारे में इनमें से कौन सा सही है। ये संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता। दोनों सही है। पहला गलत है कि जोरवे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी, ये असत्य है। जोरवे संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। जोरवे संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। इस संस्कृति के कुछ पुरा स्थल है। कौन कौन से? अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दमादा, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव और इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। जोरवे संस्कृति व्यामाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत है। सारे पढ़िए। इस काल में कपास की कृषि की जाती थी। इस काल के लोग केवल काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। इस काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि जानते थे। बताइए कौन सा इसमें से असत्य है। दूसरा असत्य है, बाकी सारे ही सत्य हैं। दूसरा असत्य है। क्यों? क्योंकि ताम्रपाषाण काल के लोग चौक पर बने काले व लाल मृदभांड का प्रयोग और चित्रित मृदभांडों का भी प्रयोग करते थे, जबकि बाकी सारे सही हैं। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार की जाती थी। ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। ये अपना घर कच्ची ईंटों से बनाते थे, लेकिन अधिकतर मकान गीली मिट्टी थोप करके बनाते थे। लेकिन आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वो लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। अब बताइए कि कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था। इनमें से कौन सा स्थल? इनाम गांव। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से भी अधिक घर और कई कब्रें पाई गई हैं। इनाम गांव में ये बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी। ताम्रपाषाण युग की कब्रों के संबंध में बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि महाराष्ट्र के लोग मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। कब्र में मृतक के साथ मिट्टी एवं तांबे की वस्तुएं रखी जाती थी। दोनों सत्य है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को कलश में रख करके अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण स्थिति में दफनाते थे। इस काल में कब्र में मृतक के साथ में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। उन लोगों का मानना था कि ये वस्तुएं परलोक में मृतक को इस्तेमाल के लिए सही रहेगा, मतलब इस्तेमाल के लिए होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण कालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में कौन सा सही है। इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इस काल में वृषभ यानी सांड को धार्मिक पशु माना जाता था। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। बताइए कौन सा सत्य है इनमें से। तीनों ही सही है। ताम्रपाषाण काल में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। इस काल की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई हैं। इस काल में सांड को धार्मिक माना जाता था, धार्मिक पशु। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाओं में ये साबित होता है कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो कि पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमाओं से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये स्थल है और वहां की शवाधान विधियां, मतलब किस स्थान पे किस तरीके से शवाधान किया जाता था, कौन सी विधि अपनाई जाती थी, इसके लिए वो आपको बतानी है। पूर्वीय भारत में आंशिक शवाधान होता था, आंशिक शवाधान विधि। पश्चिमी भारत में संपूर्ण शवाधान। दक्षिणी भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में, और महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण दिशा में। ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि कौन सी संस्कृति सही है। इस काल में सामाजिक असमानता पाई जाती थी। इस काल में सरदार का घर पूर्वीय टीले पर बना होता था। सरदार का घर नहीं, सिर्फ पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। सिर्फ पहला सत्य है। ताम्रपाषाण में बस्ती के ढांचे और शव संस्कार विधि दोनों से पता चलता है कि ताम्रपाषाण समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवास बस्तियों में पाया जाता है कि कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहना करके दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। इस काल में सरदार और उसके नातेदार आयताकार मकानों में बस्ती के केंद्रीय स्थल में रहते थे, इसलिए दूसरा वाला गलत है।
तो उल्लेखनीय है कि इनाम गांव में शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे। इनाम गांव में जो शिल्पी होते थे और पंसारी लोग होते थे वो पश्चिमी छोर पर रहते थे। आयताकार मकानों में सरदार वर्ग और गोल झोपड़ियों में सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। आयताकार मकानों में सरदार रहते थे और गोल झोपड़ियों में सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बताइए कि इनमें से किस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से अलग माना जाता है। किस संस्कृति को माना जाता है? मालवा संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से अलग माना जाता है, जोरवे संस्कृति को अलग माना जाता है। कायथा और गणेश्वर वही है, बाकी मालवा और जोरवे को पृथक माना जाता है। मालवा संस्कृति नौदा टोली, एरड़ और नगदा में पाई जाती थी। ये संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। जोरवे संस्कृति जो कि अंशतः विदर्भ और कोंकण को छोड़कर के सारे महाराष्ट्र में फैली हुई थी। ये देश के दक्षिणी और पूर्वीय भागों में ताम्रपाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र रही थी। कायथा संस्कृति जो कि हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांड में कुछ प्राक के हड़प्पीय लक्षण है और साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। गणेश्वर संस्कृति को उसके सूक्ष्म पाषाण वस्तु और अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बताइए कि ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इस काल की कायथा और एरड़ की बस्तियां किलाबंद थी। इस काल में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय समानता थी। नौदा टोली नर्मदा नदी के तट पर स्थित था। इस काल के लोग लेखन कला नहीं जानते थे। बताइए कौन सा सत्य है इनमें से? सॉरी, असत्य पूछ रहा है। असत्य कौन सा है इसमें से? इस काल में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय समानता थी, ये गलत है, बाकी सारे ही सही है। ताम्रपाषाण अवस्था में अनाज भवन मृदभांड इस सारे में क्षेत्र में भी अंतर दिखाई देता था। ताम्रपाषाण अवस्था में अनाज भवन मृदभांड आदि में क्षेत्रीय अंतर भी दिखाई देते हैं। पूर्वी भारत चावल उग जाता था तो पश्चिमी भारत जौ और गेहूं उग जाता था, जबकि अन्य बाकी सही है। पहला वाला गलत था, बी वाला सॉरी। मध्य प्रदेश में कायथा और एरड़ की और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद थी। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है जो कि नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। इस स्थान पर अब तक सबसे अधिक अनाज के भंडार पाए गए हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे। उल्लेखनीय है कि वे नगरों में न रहकर के ग्रामीण समुदाय में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हुआ करते थे होते थे। ये स्थान है, ये संस्कृति है, मैच करिए। ये कौन से स्थान किस संस्कृति से संबंधित है? स्थान में कौन सी संस्कृति संबंधित है? दैमाबाद में जोरवी संस्कृति है। एरड़ संबंधित है किस संस्कृति से? मालवा संस्कृति से। ठीक है, कालीबंगा संबंधित है हड़प्पा संस्कृति से। गिलुंद संबंधित है ताम्रपाषाणिक संस्कृति से। अगला चैप्टर आपके पास आता है चैप्टर 7वां चैप्टर है हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की सभ्यता। क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में ये जो तीनों कथन दिया हुआ है उस पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से सही कौन सा है। तो इसे आप देखिए, हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड ये नगरीय संस्कृति थी, इनकी लिपि चित्रात्मक थी, इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। तो अगर आपसे सही पूछा जा रहा है तो ये तीनों ही हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी। इन नगरों में भवन ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित होते थे। उनके अनुसार सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण बनाती हुई काटती थी और नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। इन लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। इनकी लिपि चित्रलेखात्मक थी और चित्र के रूप में लिखकर हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या फिर वस्तु का सूचक है। चित्रात्मक थी और चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या फिर वस्तु का सूचक है। इस संस्कृति में व्यापार, आदान प्रदान और माप तौल में 16 या फिर उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे कि 16, 64, 160, 320, 640, मतलब 16 के अनुपात में ये परंपरा भारत के आधुनिक काल तक चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में ये जो कथन है इससे बताइए कि कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए, इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। ऑप्शन बी, इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। ऑप्शन सी, इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। एंड ऑप्शन डी, कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं। बताइए कौन सा असत्य है। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था, ये गलत है, बाकी सारे ही सही है। हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थर और कांसे के बने औजारों का उपयोग करते थे, अभी लोग लोहे से नहीं थे। उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर ये सारे अनाज पैदा करते थे। बनावली में जौ का पूरा अवशेष मिला हुआ है।
सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में होने के कारण यूनान के लोग इसे सिंदन कहने लगे थे, जो कि सिंधु शब्द से निकला है। इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था। इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे। ये संस्कृति अश्व केंद्रित थी। बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है? अश्व संस्कृति नहीं थी, पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता थे, इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे, लेकिन ये अश्व केंद्रित नहीं थी। हड़प्पा संस्कृति में पशुपति महत्वपूर्ण देवता थे। ये एक मुहर पर एक योगी को ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाले यानी पद्मासन में बैठा दिया गया है। इसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा मुहर पर चित्रित है। इस देवता को पशुपति महादेव बताया जाता है। इस काल के लोग कांसे के निर्माण और प्रयोग से भी भली भांति परिचित थे। सामान्यतः धातु शिल्पियों द्वारा कांसा निर्माण तांबे में टीन मिलाकर के किया जाता था। लेकिन तीसरा गलत है, हड़प्पा संस्कृति अश्व केंद्रित नहीं थी। वैदिक काल में आर्यों के द्वारा घोड़े का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में व्यापार के संदर्भ में बताइए कि कौन सा सही है। इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। इस काल में व्यापार के लिए धातु की मुहरों का प्रयोग किया जाता था। बताइए कौन कौन सा सही है। इस काल में व्यापार के लिए धातु की मुहरों का प्रयोग किया जाता था, ये गलत है। पहला वाला सही है कि इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा ही महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोटरों से भली खोटों से ही नहीं बल्कि एक बड़े भूभाग में ढेर सारे मिट्टी की मोहरें और मानकीकृत माप तौल के अस्तित्व से भी होती है। इस काल के लोग व्यापार के लिए धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। वे आदान प्रदान वस्तु विनिमय के द्वारा करते थे। वस्तु विनिमय का आदान प्रदान किया जाता था कोई भी चीजें लेने के लिए। वे मिट्टी की मोहरों का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में बताइए कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला है, इस संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ऑप्शन बी, इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था। ऑप्शन सी, इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। एंड ऑप्शन डी, इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए तावीज पहनते थे। बताइए कौन सा सही नहीं है इसमें से। इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, ये सही नहीं है। बाकी सारे ही सही हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन ये अपने देवताओं के लिए मंदिरों का निर्माण नहीं करते थे। उस काल में मंदिर मिस्र और मेसोपोटामिया में बनाए जाते थे। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी समझते थे और उसकी पूजा उसी तरीके से करते थे। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा में पक्की मिट्टी की मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। ये संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष व पशु पूजा करते थे। इनमें सबसे महत्व का पशु एक सिंग वाला यूनिकॉर्न था, यानी जो कि मतलब गेंडा हो सकता है। कुबड़ वाले सांड की भी पूजा की जाती थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे। उनके अनिष्ट से बचने के लिए तावीज पहनते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में ये जो कथन दिया गया है तीनों, इसमें से बताइए कौन कौन सा सही है। पहला है, इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की ओर हुआ है। दूसरा, हड़प्पा संस्कृति का नाम इसकी हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा। तीसरा, धौलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों ही अवस्था यानी प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा मिलती है। तीनों ही अवस्थाएं मिलती है। तो बताइए कौन कौन सा इसमें से सही है। दूसरा गलत है, बाकी पहला और तीसरा सही है। हड़प्पा संस्कृति का नाम सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल का पता चलने के कारण पड़ा था। ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में है। दूसरा वाला गलत है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में है। संस्कृति पश्चिमोत्तर भारतीय उपमहादेश में उचित होकर के दक्षिण और पूर्व की ओर फैली थी। इसका विस्तार कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्री तट से लेकर के दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक है। इस संस्कृति के परिपक्व अवस्था वाले नगरों में से धौलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित है तथा राखीगढ़ी हरियाणा के घग्गर नदी पर स्थित है। दोनों ही नगरों में प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन की अवस्थाएं मिलती हैं। अगला है मैस्दी कॉलम। ये हड़प्पीय स्थल है और उनकी स्थिति कहाँ है ये आपको बतानी है। रंगून कहाँ पे है, सॉरी रंगपुर आपके गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। मोहनजोदड़ो सिंध में।
अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में इसमें से बताइए कौन सा कथन सत्य है। मोहरे इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। ये मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। ये संस्कृति प्रस्तर शिल्प में भी उतनी ही विकसित थी जितनी कि धातु शिल्प में। कौन कौन सा सही है। ये संस्कृति प्रस्तर प्रस्तर शिल्प में भी उतनी ही विकसित थी जितनी कि धातु शिल्प में। ये गलत है, बाकी दोनों ही सही है, पहला और दूसरा। इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां उनकी मुहरें हैं। अब तक लगभग 2000 सीलें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश मुहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सिंगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी आदि की आकृतियां भी उकेरी गई है। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बहुत ही महत्व था। शासकों का ध्यान क्षेत्र विजय की ओर नहीं था। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्रों का अभाव था। इस संस्कृति में शिल्पी धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे। कांसे की नर्तकी उनकी मूर्ति कला का श्रेष्ठ नमूना है, लेकिन ये लोग प्रस्तर शिल्प में पिछड़े हुए थे। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ पर कोई महान प्रस्तर महिमा नहीं मिलती है, तो इसीलिए तीसरा वाला कथन असत्य है। तीसरा कथन आपसे कहा जा रहा था कि ये संस्कृति प्रस्तर शिल्प में भी उतनी ही विकसित थी जितनी की धातु शिल्प में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी। क्यों क्यों भिन्न थी। क्योंकि इनके पास नगर योजना की ग्रीड यानी जाल पद्धति, जिसे ग्रीड पद्धति कहा जाता था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी। हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि उनके ये तीनों ही कारण थे। हड़प्पा संस्कृति कई तत्वों के आधार पर पश्चिमी एशिया की संस्कृति से अलग है। किन किन कारणों से। इनकी विकसित नगर योजना प्रणाली के विपरीत मिस्र और मेसोपोटामिया में नगर बेतरतीब बढ़ते जाने की प्रवृत्ति थी। इन देशों में नगर योजना नहीं पाई जाती थी। हड़प्पा की चित्रात्मक लिपि का मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपियों से कोई भी समानता नहीं है। उल्लेखनीय है कि हड़प्पाइयों की मुहरें व मृदभांड पर अंकित पशुमंडल स्थानीय है। हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में सभी मकान आयताकार हैं, जिनमें की पक्का स्नानागार और सीढ़ीदार कुआं संलग्न है। पश्चिमी एशिया के नगरों में इस तरह की प्रणाली नहीं पाई जाती थी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में ये जो दोनों कथन उस पर विचार करिए और सत्य बताइए कौन सा है। यह संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसलिए ज्यादातर औजार कांसे के बने होते थे। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। बताइए क्या दोनों सही है, तो आप कहेंगे नहीं, सिर्फ दूसरा सही है कि लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था। पहला गलत है। ये संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसलिए ज्यादातर औजार जो है कांसे के बने होते थे। ये संस्कृति कांस्य युगीन थी। इस काल के लोग कांस्य निर्माण पद्धति से परिचित थे। ये धातु की खूबसूरत मूर्तियां भी बनाते थे, लेकिन इनके औजार ज्यादातर पत्थर के बने होते थे। बाकी दूसरा सही है, बंदरगाह लोथल था। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में बताइए कौन सा असत्य है। तो पहला है कि इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। बताइए क्या किया जाता था हल का प्रयोग। तो आप कहेंगे कि हाँ, हल का प्रयोग तो किया जाता था, यानी कि ये तो सही है। यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है। इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती थी। नहीं, इस काल में सिंचाई नहरों से नहीं की जाती थी, बांधों से, नालों से किया जाता था। ये दूसरा वाला असत्य है। चलिए आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में बने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष मिला है। ये सही है। इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। डी भी सही है। दूसरा वाला गलत है कि इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती थी। इस काल में नालों व बांधों से घेर करके जलाशय बनाने की परिपाटी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में पाई जाती थी, लेकिन नहर या नालों में सिंचाई का चलन नहीं था। इस काल में लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था। राजस्थान के कालीबंगा में हल से जोते हुए खेत के निशान पाए गए हैं। पहला वाला सही है। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल विशेष बात है, क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों में धूप से सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग हुआ था। तो दूसरा डी वाला भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में बताइए, विचार करिए। इसका क्षेत्र समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृतियों से बड़ा था। सुरकोटदा इस संस्कृति का समुद्र तटीय नगर था। इस संस्कृति के महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ते हैं। बताइए कौन कौन सा सही है। तीनों ही सही है। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग के साथ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग थे। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्र ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दी में संसार की सभी संस्कृतियों से बड़ा था। हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अवस्था वाले नगरों में सुतका, गेंडोर और सुरकोटदा समुद्र तटीय नगर थे। इस संस्कृति के 7 नगरों को ही परिपक्व अवस्था वाले नगर कहा जा सकता है। उनमें हड़प्पा पंजाब में और मोहनजोदड़ो यानी प्रेतो का टीला सिंध में है। मोहनजोदड़ो का प्रेतो का टीला भी, जैसे कि मुख्य तौर पे या विशेष रूप से ज्यादातर कह सकते हैं मृतकों का टीला कहा जाता है, ये सिंध में, पाकिस्तान में।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। दूसरा है लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल से शुरू हुआ था। बताइए कौन कौन सा सही है? दोनों ही सही है। हड़प्पा संस्कृति में समाज शासक और सामान्य वर्ग में बटा हुआ था। हड़प्पा संस्कृति शासक वर्ग के लोग नगर दुर्ग में रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक निम्न स्तर का शहर था जहां पे ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इस काल में लिंग पूजा का प्रचलन पाया जाता था जो कि कालांतर में शिव की पूजा से गहन रूप से जुड़ गया था। हड़प्पा में पत्थर से बने लिंग के अनेक प्रतीक मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे। उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी। इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। इस काल में शिल्पकला उन्नत थी जिसमें से ये मृत भांड को चिकने और चमकीले बनाते थे। इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी। बताइए इनमें से कौन सा असत्य है। उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी। इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये गलत है, बाकी सारे ही सही हैं। उत्तर हड़प्पा काल में गुजरात के लोथल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी लेकिन इसके लिए मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी इसके नितांत किसी भी हड़प्पाई स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे संस्कृति को मेलुहा नाम से जाना जाता है? किस संस्कृति को? मिस्र, सिंधु, मेसोपोटामिया, सुमेरिया, इनमें से किस संस्कृति को मेलुहा नाम से जाना जाता है? बताइए। मेलुहा नाम से जाना जाता है सिंधु की संस्कृति को। ठीक है, सिंधु। मेलुहा सिंधु संस्कृति का प्राचीन नाम है। 2350 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा के साथ में व्यापारिक संबंधों की चर्चा है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है, दिलमन और माकन। याद रखिएगा, दिलमन और माकन ये दोनों ही मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में है। हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताइए इसमें से कौन सा सत्य है। पहला, कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती है। दूसरा, हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार मिला है। कौन कौन सा सत्य है? तो आप कहेंगे कि इसमें से केवल पहला वाला सत्य है कि कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों ही अवस्थाएं देखने को मिलती है। दूसरा गलत है कि हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार नहीं मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो मिला हुआ है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, यहाँ पर हड़प्पा और हड़प्पा कालीन अवस्थाएं देखने को मिलती है, तो पहला सही है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है, ईंटों से बना हुआ। तो दूसरा वाला असत्य है, पहला वाला सही है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला, ये संस्कृति मातृसत्तात्मक थी। दूसरा, इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सिंग वाला जानवर था जिसे कि यूनिकॉर्न कहा जाता था। तीसरा, सिंधु प्रदेश में टेराकोटा यानी आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तिकाएं फिगरीन कहलाती थी। चौथा, इस संस्कृति में सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए होता था। कौन सा सत्य असत्य है? सारे ही सत्य हैं केवल पहले वाले को छोड़कर कि ये संस्कृति मातृसत्तात्मक नहीं थी। हड़प्पा संस्कृति मिश्रवासियों की तरफ मातृसत्तात्मक नहीं थी। मिश्र में संपत्ति अथवा राज्य का उत्तराधिकार कन्या को मिलता था। इस संस्कृति में यूनिकॉर्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, उसके बाद कुबड़ वाले साड़ का महत्व था। सिंधु प्रदेश में टेराकोटा की बनी मूर्तियां फिगरीन कहलाती। सारे ही सत्य, बस पहला असत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था। दूसरा, मिश्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। तीसरा, मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी क्षेत्र में विकसित हुई थी। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है? तीनों ही पूर्णतः सत्य है। हड़प्पा संस्कृति का नाम सिंधु नदी के क्षेत्र में विकसित होने के कारण सिंधु सभ्यता भी कहा जाता था। ये सिंधु व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में विकसित हुई थी। मिश्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। मिस्र के लोग नील नदी को आइसिस देवी मानकर की पूजा करते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला फरात नदियों के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में बताइए कि कौन सा सत्य है। इस संस्कृति में शैलीगत एक रूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता आ गई थी। इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। बताइए दोनों में से कौन सा सत्य है? दोनों ही सत्य हैं। हड़प्पा संस्कृति के सुव्यवस्थित नगर निवेश, व्यापक ईंट संरचनाएं, लिखने की कला,
मानक, बाट माप, दुर्ग नगर, कांसे के औजारों का इस्तेमाल और काले रंग के मृदभांड से लेकर के चित्रित लाल मृदभांड के निर्माण तक इसमें शैलीगत एक रूपता समाप्त हो गई और शैली में विविधता आ गई। उत्तर हड़प्पा संस्कृतियां मूलतः ताम्र पाषाणी की, जिनमें की पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। इनमें धातु के ऐसे उपकरण बनते थे जिनकी ढलाई आसान है। उल्लेखनीय है कि इस संस्कृति के लोग गांवों में बस गए और खेती, पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ने का व्यवसाय करने लगे थे। चलिए, 7 चैप्टर आपका खत्म हुआ, 7वां अध्याय। और 8वें चैप्टर है आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक युग। आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक युग से संबंधित प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। प्रश्न है, आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए इनमें से सत्य कौन सा है। इन लोगों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था, जो कि अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता था। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। घोड़ा आर्यों का महत्वपूर्ण पशु था। बताइए इनमें से कौन सा सत्य है। सत्य केवल ये दोनों है। ये गलत है कि इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। आर्य मध्य एशिया से भारत आए हुए थे। इनका मूल निवास स्थान आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में एशिया था। ये यूरेशिया था। ये बात आनुवंशिक आधार पर सिद्ध हो चुका है। दूसरा गलत है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था। कृषि का स्थान गौड़ था। आर्य लोगों के जीवन में घोड़े का सबसे अधिक महत्व था। घोड़े की तेज गति के कारण आर्य अलग अलग दिशाओं में फैले थे। अब बताइए कि ऋग्वैदिक के संदर्भ में ये जो कथन, इनमें से कौन सा सत्य है। ये सबसे पहला वेद है। इसमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्था से मिलती है। बताइए कौन कौन सा सत्य है। सारे ही सत्य हैं। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पहला और प्राचीनतम ग्रंथ है। भारत में आर्यों की जानकारी इसी से मिलता है। इसमें आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में 10 मंडल या भाग हैं, जिनमें की मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश है। प्रथम और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्था से मिलती हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों ग्रंथों में बहुत से देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम समान हैं। अब बताइए कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में कौन कौन सा सही है। विचार करिए। सरस्वती आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी, इसलिए इसे नदीतम कहा गया था। आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। आर्यों में शवदा प्रथा का प्रचलन था। बताइए कौन कौन सा सत्य है। तो आप कहेंगे कि पहला वाला असत्य है, बाकी दोनों ही सत्य है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी, ठीक है, न कि सरस्वती। ऋग्वेद में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का नाम उल्लेख है। सरस्वती उनके द्वारा उल्लेखित दूसरी महत्वपूर्ण नदी थी, सरस्वती नदी। इसे नदीतम यानी सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया था। आर्य लोगों ने जहां पहले निवास किया वो प्रदेश सप्त सिंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ है और इसके अफगानिस्तान का भाग भी पड़ता है इसमें। आर्यों की शवदा प्रथा की प्रचलन के साक्ष्य मध्य एशिया में दक्षिण तजाकिस्तान, पाकिस्तान की स्वात घाटी, पिराक क्षेत्र और गोमल घाटी में भी लगभग 1500 ईसा पूर्व में मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में आर्यों का नाम उल्लेख मिलता है। आर्यों के नाम का उल्लेख किसमें मिलता है। हिटाइट में, कसाइट में, मिथनी में, किसमें मिलता है। बताइए। आर्यों का उल्लेख हिटाइट में मिलता है, कसाइट में मिलता है, मिथनी में मिलता है। इन तीनों में ही मिलता है। आर्य नाम का उल्लेख अनातोलिया यानी तुर्क में 19वीं से 17वीं सदी ईसा पूर्व के इटाइट उल्लेख में, हिटाइट अभिलेख में 19वीं से 17वीं सदी में, इराक में 1600 ईसा पूर्व के कसाइट अभिलेख में और सीरिया में मितनी अभिलेखों में मिलता है। इन तीनों ही अभिलेखों में मिलता है आर्य का नाम। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में बताइए कि कौन सा असत्य है। पहला है कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऑप्शन बी, इस काल में दस्यु शब्द का प्रयोग डाकुओं के लिए किया गया था। ऑप्शन सी, आर्यों की पश्चिमी एशिया और भारत में सफलता का कारण अश्वचालित रथ थे। ऑप्शन डी है, पंचजन आर्यों के 5 कबीलों का समूह था। पंचजन आर्यों के 5 कबीलों का समूह था। बताइए इनमें से कौन सा सत्य है। तो आप कहेंगे कि सारे ही सत्य हैं, केवल ऑप्शन बी को छोड़ करके, यानी ऑप्शन बी असत्य है। ऋग्वेद में दस्यु यहाँ के मूल निवासियों को कहा जाता था। आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया था वो त्रदस्यु कहलाया था। क्या कहलाया था। त्रसदस्यु कहलाया था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है। दस्यु लोग लिंग पूजा करते थे, जबकि अन्य तीनों ही सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि कौन सा सही है। दाशराग्य युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। इस काल में अधिकांश लड़ाइयों का कारण गाय होती थी। आर्य लोग नगरों में रहते थे। बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है। दशराग्य युद्ध पारुषी नदी के तट पर हुआ था। इस काल में अधिकांश युद्ध का कारण गाय होती थी। दोनों सही है। तीसरा वाला गलत है।
दशरथ युद्ध भरत कुल के राजा सुदाश और 10 राजाओं के बीच हुआ था। यह युद्ध परुष्णी नदी जिसे आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है उसके तट पर हुआ था। इसमें राजा सुदास की जीत हुई थी और इस प्रकार आगे चल करके हमारे देश का नाम भारतवर्ष भरत कुल के नाम से पड़ गया था। और इस काल में गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां वो गायों को लेकर के ही होता था। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गाविस्ट यानी गाय का अवशेषण है, अन्वेषण है। आर्य लोग नगर में नहीं रहते थे, वे गढ़ बना करके मिट्टी के घर वाले गांवों में रहते थे, तो तीसरा वाला गलत है। ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इस काल में राजा का पद आनुवंशिक हो गया था। ऑप्शन बी, इस काल में सभा और समिति दोनों महत्वपूर्ण संगठन थे। ऑप्शन सी, इस काल में स्त्रियां सभा और विदत में भाग लेती थी। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है? तीनों ही सत्य है पूर्णतः। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था। वो राजन यानी राजा कहलाता था, परंतु उसके हाथ में असीमित अधिकार नहीं थे। उसे कबायली संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी। कबीले की आम सभा जो कि समिति कहलाती थी, ये अपने राजा को चुनती थी। ऋग्वेद में कुल के आधार पर बहुत से संगठनों का उल्लेख मिलता है, जैसे सभा, समिति, विद्वत और गण। इनमें से सभा और समिति महत्वपूर्ण थे। राजा को इनका समर्थन आवश्यक होता था। इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, वे यज्ञ, सभा और विदत में भाग लेती थी। ठीक है, तीनों ही सत्य हैं। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, इस काल में अयस शब्द का प्रयोग तांबे या फिर कांसे के अर्थ में होता था। अयस शब्द का प्रयोग। इस काल में चित्र, धूसर, मृदभांड का प्रयोग होता था। क्या दोनों सत्य है? तो आप कहेंगे हाँ, दोनों ही सत्य है। इस काल में तांबे या फिर कांसे के अर्थ में अयस शब्द का प्रयोग होता था। उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी। आर्य लोगों में बढ़ई, रथकार, बुनकर और कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। इस काल में हरियाणा में भगवानपुरा नामक स्थल की और पंजाब में 3 स्थलों पर चित्रित धूसर मृदभांड के अवशेष पाए गए हैं। इनका काल ऋग्वेद के समकालीन था। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? बताइए ऋग्वेद में इंद्र, वरुण, पशुपति या फिर मित्र? पशुपति की स्तुति संग्रहित नहीं है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वरुण और मित्र आदि देवताओं की संस्तुतियां संग्रहित है। ऋग्वेद में इंद्र को बादल का देवता माना गया है। अग्नि का स्थान दूसरा है। वे लोग मानते थे कि अग्नि में डाले जाने वाली आहुतियां धुआं बनकर के आकाश में जाकर के अंततः देवताओं को मिल जाती थी। पशुपति को हड़प्पा काल का मुख्य देवता माना गया है, ना कि ऋग्वैदिक काल का। तो इसलिए ऋग्वेद में पशुपति की स्तुति का वर्णन नहीं मिलता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में ये जो निम्नलिखित कथन है इसमें से कौन सा असत्य है? पहला है ऑप्शन, इस काल में परिवार पितृतंत्रात्मक था। दूसरा है, इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था। तीसरा, इस काल में उषा और अदिति देवियों की पूजा की जाती थी। चौथा, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। बताइए इनमें से कौन सा असत्य है? सारे सत्य हैं केवल बी वाले को छोड़कर। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था, ये वैदिक संस्कृति में नहीं था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। इस काल में विवाह की आयु 16-17 वर्ष में होती थी। विधवा विवाह का प्रचलन भी था, जबकि बाकी सही है। इस काल में रोमन समाज की तरह पितृतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रचलन था। निरंतर युद्ध होने के कारण लोग हमेशा वीर पुत्रों की कामना करते थे। इस काल में अदिति और उषा जो प्रभात समय का प्रतिरूप था, इसकी पूजा करते थे, परंतु प्रार्थना में देवी और देवताओं की तुलना में प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं था। ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधीश का उल्लेख नहीं है। यहाँ समाज विरोधी हरकतों को रोकने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। नेक्स्ट, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में बताइए ये जो युग है उनमें से कौन कौन सा सही सुमेलित है? व्राजपति चारागाह का प्रधान होता था, चरागाह का। कुलपा, परिवार के प्रधान को कुलपा कहते थे। गांव के प्रधान को ग्रामणी कहते थे। तीनों ही सम्मिलित है, सुमेलित है। ऋग्वैदिक काल में अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। चरागाह या फिर बड़े गत्थे का प्रधान व्राजपति कहलाता था। परिवारों के प्रधानों को कुलपा कहा जाता था। ग्रामीणी आरंभ में छोटी सी कबायली लड़ाकू टोलियों की मतलब टोली की मुखिया होता था। बाद में जब ऐसी टोलियां स्थिरवासी हो गए तब ग्रामीणी सारे गांव का मुखिया हो गया। उल्लेखनीय है कि ब्रात, गढ़, ग्राम और सर्द आदि नाम से विभिन्न कबायली टोलियां लड़ाई लड़ती थी। इस काल में कबायली ढंग का शासन होता था जिसमें कि सैनिक तत्व प्रबल होते थे। अगला, ये देवता है और इनकी शक्तियां हैं। किस देवता को किन शक्तियों वाला देवता कहते थे? जैसे कि वर्षा का देवता बोलते हैं इंद्र को, ठीक है। जल का देवता कहा जाता था वरुण को। मारुत को आंधी का देवता कहते थे और सोम को वनस्पतियों का देवता कहते थे।
वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, बताइए कि कौन सा सही है। इस काल में परिवार में केवल माता पिता और पुत्र सम्मिलित किया जाता था। इस काल में विश शब्द कबीले के अर्थ में प्रयुक्त होता था। विश शब्द, तो आप कहेंगे कि इनमें से ये वाला सही है, पहला वाला गलत है। ऋग्वेद में परिवार के लिए गृह शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, इसमें माता पिता पुत्र दास आदि के अलावा अन्य और भी लोग आते थे। उस समय पृथक कुटुंबों की स्थापना की दिशा में पारिवारिक संबंधों का विभेदीकरण बहुत अधिक नहीं था। कुटुंब एक बड़े सम्मिलित इकाई थी। ऋग्वेद में कबीले के लिए दूसरा महत्वपूर्ण शब्द विश का प्रयोग होता था। विश को लड़ाई के उद्देश्य से ग्राम नामक टोलियों में बांटा गया था। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार हुआ है। तो उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में जन शब्द एक बार भी नहीं आया है। जन शब्द। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में ये जो कथन है इस पर विचार करिए और बताइए कौन सा सही है। ये संस्कृति अलौकिक थी। इस काल में उपासना की विधि स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि अर्पित करना था। बताइए दोनों में से कौन सा सत्य है। दोनों ही सत्य है। वैदिक काल के लोग देवताओं की उपासना आध्यात्मिक उत्थान या फिर जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए नहीं करते थे। वे अपने देवताओं को संतति पशु अन्न धान्य और आरोग्य आदि पाने की कामना करते थे। इस संस्कृति में देवताओं की उपासना की मुख्य रीति संस्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि अर्पित करना था। इस काल में स्तुति पाठ पर अधिक जोर था। ये सामूहिक भी होता था और अलग अलग भी होता था। नेक्स्ट है वैदिक संस्कृति के संदर्भ में इसमें से बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। वैदिक संस्कृति के बारे में, आरंभिक आर्यों का निवास सिंध और पंजाब क्षेत्र में था। इस काल में दक्षिणा के रूप में गाय और दासियों के साथ भूमि भी दी जाती थी। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिया गया है। इस काल में वर्ण व्यवस्था आरंभ में हो गई थी। वर्ण व्यवस्था जो थी वो आरंभ हो गई थी इस काल में वैदिक संस्कृति में, यानी। तो बताइए क्या सत्य है ये। हाँ ये सत्य है, लेकिन बी वाला असत्य है कि इस काल में दक्षिणा के रूप में गाय या फिर दासियों के साथ भूमि भी दी जाती थी। ये गलत है, बाकी सही है। इस काल में पुरोहितों को दक्षिणा में गाय और दासियां दी जाती थी। भूमि का दान नहीं होता था। इस काल में लोग गाय चराने खेती करने और रहने के लिए भूमि पर अधिकार करते थे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में पंजाब और हरियाणा में था। ऋग्वेद में पुरोहित विश्वामित्र ने लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की थी। विश्वामित्र ने। ऋग्वेद में व्यवसाय के आधार पर समाज में वर्ण व्यवस्था का आरंभ हुआ था, लेकिन ये बहुत कट्टर नहीं था। चतुर्थ वर्ण शूद्र कहलाता था। वह ऋग्वेद के अंत में दिखाई पड़ता था, क्योंकि इसका वर्णन दशम मंडल में है, जो कि सबसे बाद में जोड़ा गया था। तो यहीं से आपका 8वां चैप्टर समाप्त होता है और 9वां चैप्टर शुरू होता है। 9वें चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर करनी है उत्तर वैदिक अवस्था, राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर से संबंधित। क्वेश्चन है वैदिक कालीन साहित्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस काल में रचे गए वैदिक सूक्तों का संग्रह संहिता कहलाता था। ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वैदिक संहिताओं के बाद हुई थी। बताइए कौन कौन सा इसमें से सत्य है। तीनों ही सत्य हैं। वैदिक सूक्तों या फिर मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता था। इसी के आधार पर आरंभिक वैदिक युग का वर्णन किया गया है। चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में से ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वैदिक संहिता के बाद हुई थी। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित है और उन अनुष्ठानों की सामाजिक एवं धार्मिक व्याख्या भी दी गई है। तो इससे उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद काल के बाद रचे गए ग्रंथों पर आधारित इतिहास उत्तर वैदिक काल कहलाता है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। ये है संहिता, और ये संहिता किस विषय वर्ण से संबंधित है। किसमें, कौन सा विषय है। जैसे कि ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है, किधर गया, ऑप्शन सी। सामवेद में क्या है, गायन है, गायन में सामवेद में गायन पद्धति दी हुई है, किधर गया। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में ऋचाएं अथवा कर्मकांड है, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक और उत्तर वैदिक अवस्था में ग्रंथों की रचना काल के संदर्भ में ये जो कथन है उस पर विचार करिए। ऋग्वेद की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में हुई थी। उत्तर वैदिक ग्रंथ की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में उत्तर गंगा के मैदान में हुई थी। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है। दोनों ही गलत है, ना पहला सही है ना ही दूसरा सही है। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास में पश्चिमोत्तर पश्चिमोत्तर भारत यानी पंजाब हरियाणा में हुआ था। और उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तर गंगा मैदान में हुआ था। ठीक है, दोनों उल्टा दे दिया है।
उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में ये कथन है, उसमें विचार करिए और बताइए कि कौन सा सही है। इस काल के लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि थी। इस काल में जौ के साथ चावल और गेहूं मुख्य फसल हो गए थे। इस काल में केवल चित्रित मृदभांड का प्रयोग होता था। बताइए कौन कौन सा सत्य है। तीसरा वाला गलत है कि इस काल में केवल चित्रित मृदभांड का प्रयोग होता था, गलत है। बाकी ये दोनों सही है, पहला और दूसरा। इस काल में कृषि लोगों की जीविका का मुख्य साधन हो गई थी कृषि। वैदिक ग्रंथों में बैल से हल जोते जाने की चर्चा है। वैदिक काल के लोग तो जौ उपजाते ही थे, जौ तो उपजाते ही रहे, पर इस काल में चावल और गेहूं भी उनके मुख्य फसलों में शामिल हो गया था। बाद में चल करके गेहूं पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्य खाद्य हो गया गेहूं। उल्लेखनीय है कि वैदिक ग्रंथों में चावल का नाम ब्रीही है। ऑप्शन सी गलत है। उत्तर वैदिक काल के लोग चार प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे। काला व लाल मृदभांड, काली पॉलिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। इनमें लाल मृदभांड सबसे अधिक प्रचलित थे। चित्रित धूसर मृदभांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा सत्य है। इस काल में राजा अधिक शक्तिशाली हो गया था और वो स्थानीय सेना रखने लगा था। इस काल में सभा समिति का महत्व बन रहा था। इस काल में क्षेत्र के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग होने लगा था। बताइए कौन कौन सा सत्य है। इस काल में क्षेत्र के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग होने लगा था, ये सत्य है। बाकी सारे ही दोनों ही गलत है। इस काल में राजा अधिकाधिक शक्तिशाली हो गया था। राज्य में राजा का पद आनुवंशिक हो गया और ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था, परंतु राजा कोई भी स्थायी सेना नहीं रखता था। राजा युद्ध के समय कबीले के जवान भर्ती कर लिए जाते थे। इस काल में सभा समितियों के महत्व में कमी आ गई थी। विदत का नामो निशान नहीं रहा था। सभा समिति अपनी जगह बनी रही, लेकिन उसका रंग ढंग बदल गया। उनमें राजाओं और अभिजातियों का अधिकार हो गया। बाकी तीसरा वाला सही है। उत्तर वैदिक काल में किए जाने वाले यज्ञों के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सत्य है। पहला है कि राजा राजसूय यज्ञ दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए करता था, सही है। अश्वमेध यज्ञ राजा द्वारा राज्य विस्तार के लिए किया जाता था, ये भी सही है। दोनों सत्य है। उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडीय विधान राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए किए जाते थे। राजा राजसूय यज्ञ करता था जिसमें कि ये समझता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई है। अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। इस यज्ञ में राजा का घोड़ा छोड़ा जाता था। छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में बेरोक टोक गुजरता था, उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का एक छत्र राज्य बन जाता था। मतलब घोड़ा छोड़ दिया जाता था यज्ञ के समय में, और जहां भी वो जाता था उस क्षेत्र में वो क्या करता था, एक छत्र राज्य बन जाता था। उल्लेखनीय है कि राजा वाजपेयी यज्ञ यानी रथदौड़ भी करता था, जिसमें कि राजा का रथ उसमें अन्य सभी बंधुओं से आगे निकलता था। इन सारे अनुष्ठानों से प्रजा के चित्त पर राजा की बढ़ती हुई शक्ति और महिमा की गहरी छाप पड़ती थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में विचार करिए। स्त्रियों की दशा के संदर्भ में और बताइए कि इनमें से सत्य कौन सा है। इस काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त था, नहीं ये तो नहीं था। इस काल में स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं था, ये सही है। वैदिक काल के समान स्त्रियां इस काल में भी सभा समिति तथा विदत में भाग लेती थी, ये गलत है। दोनों गलत है, केवल दूसरा सही है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। उन्हें पुरुष के अधीनस्थ माना जाने लगा था। उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाने लगा था। इस काल में स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार और उपनयन संस्कार से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस काल में सभा समिति और विदत की अपनी जगह बनी थी, परंतु उनका महत्व पहले जैसा नहीं था। अब सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषेध हो गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में ये जो कथन है, इनमें से कौन सा असत्य है। इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बढ़ गया था, सही है। इस काल के चारों वर्णों में समानता थी, उत्तर वैदिक काल का, ये गलत है। इस काल में देव आराधना में मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे, सत्य है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी, ये भी सत्य है। सारे सत्य हैं केवल बी को छोड़ करके। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में 3 उच्च वर्णों और शूद्रों के बीच विभाजक रेखा देखने को मिलती थी। चतुर्थ वर्ण शूद्र की सामाजिक दशा में गिरावट आई। उन्हें उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया था और यही से उपनयन का अभाव शूद्र की दास्ता का द्योतक बन गया था। वे गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते थे। इस काल में मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों
ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में बढ़ गया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रमों का उल्लेख है। चतुर्थ आश्रम सुप्रतिष्ठित नहीं हुआ था। इस काल में आराधना मुख्य रूप से यज्ञों के द्वारा होती थी। यज्ञों के साथ में अनेकानेक अनुष्ठान व मंत्र विधियां प्रचलित हुई थी। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है घोष्ठ या फिर वो स्थान जहाँ पे समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का सामुदायिक हो गया था। फिर गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा चल पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की देवताओं के संदर्भ में जो कथन है इसमें से बताइए कि कौन सा सत्य है। पहला है कि इस काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान मिला था। दूसरा, इस काल में लोग विष्णु देवता को अपना पालक और रक्षक मानने लगे थे। तीसरा, पूषण इस काल में शूद्रों की देवता हो गया था। पूषण इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया था। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है। तीनों ही सही है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र व अग्नि देवता अब इतने प्रमुख नहीं रहे थे। इनकी जगह सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला था। विष्णु देवता इस काल में पालक और रक्षक देवता इस काल में प्रसिद्ध हुए थे। उल्लेखनीय है कि पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई थी। पूषण जो कि पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, शूद्रों का देवता हो गया था। अब बताइए कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में ये जो कथन है इसमें विचार करिए और बताइए कि सत्य कौन सा है। इस काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया हुई थी। शुरू उपनिषद ग्रंथों का विषय दर्शन था, उसमें कर्मकांडों को महत्व दिया गया था। कौन कौन सा सत्य है इसमें से। दूसरा वाला गलत है, केवल पहला वाला सही है। इस काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व और कर्मकांडों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुई थी। ये प्रतिक्रिया पांचाल और विदेह के राज्य में विशेषकर हुआ था। उपनिषद ग्रंथों की रचना 600 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इनका विषय दर्शन था। इनमें कर्मकांड की निंदा की गई और यथार्थ विश्वास और ज्ञान को महत्व दिया गया। उपनिषदों में कहा गया कि अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्म के साथ में आत्मा का संबंध ठीक से जानना चाहिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में जो कथन दिया गया इसमें से कौन सा सही नहीं है। पहला कथन है, इस काल में श्याम अयस तांबा को कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में हल के संबंध में वर्णन किया गया है। महाभारत महाकाव्य में शुरू कुल के इतिहास का वर्णन है। इस काल में संग्रहित का कार्य कर कर एकत्र करना था। संग्रहित का कार्य उत्तर वैदिक काल में कर एकत्र करना था। कौन कौन सा इसमें से सत्य है। सारे ही सही है। अगर सही नहीं की बात किया जा रहा है तो सिर्फ पहला वाला गलत है, बाकी सारे ही सत्य हैं। इस काल में लौह धातु को श्याम या कृष्ण अयस्क कहा गया है। इस काल के लोग लोहे के बने हथियारों और औजारों का प्रयोग करते थे। विस्तार करने और ऊपरी गंगा के मैदानों के जंगलों को साफ करने में लोहे की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था। इस काल में लोहे के प्रयोग का निर्माण प्रमाण मातिकों के साथ में कब्रों में दबाए गए लोहे के औजार भारी मात्रा में खुदाई से मिले हैं। शतपथ ब्राह्मण में हल के संबंध का वर्णन किया गया है। महाभारत काव्य में वर्णित कुरु कुल को दो प्रमुख कबीलों भारत और पुरु एक होकर के बना था। अरब में ये लोग सरस्वती और दृष्टवती नदियों के प्रदेश में बसे। कुरु कुल का इतिहास महाभारत युद्ध को लेकर के प्रसिद्ध है, जिस पर महाभारत महाकाव्य विख्यात है। इस काल में संग्रहित का कार्य कर एकत्र करना था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वैदिक काल के राजनीतिक संगठन के बढ़ते क्रम में, यानी पहले कुल आए, उससे बड़ा ग्राम, फिर विश्व जन, उसके बाद राष्ट्र होता था। कुल से बड़ा ग्राम, फिर विश्व जन, उसके बाद राष्ट्र। वैदिक काल में परिवार सबसे छोटी इकाई होती थी जिसे कुल कहा जाता था और उसके प्रधान को कुलपा कहा जाता था। बहुत से परिवारों का समूह मिलकर के ग्राम कहलाता था और उनका प्रधान ग्रामीणी। ग्राम की इकाइयां जुड़कर के विश्व कहलाती थी और उनका प्रधान विश्वपति कहलाता था। विश्व मिलकर जन कहलाते थे और उनके प्रधान जनपति कहलाते थे। राष्ट्र शब्द प्रदेश या फिर राज्य के संदर्भ में प्रयुक्त होता था, मतलब इसका स्तर सबसे बड़ा, और उनका प्रधान कहलाता था राजन या राजा। तो यहाँ से 9वां चैप्टर आपका समाप्त होता है, 10वां चैप्टर शुरू होता है। 10वां चैप्टर है क्लास 11 का जैन और बौद्ध धर्म। प्रश्न है आपके पास है कि जैन और बौद्ध धर्म के उदय के संदर्भ में ये जो कथन दिया गया है इसमें से बताइए कौन सा सत्य है। इन धर्मों का उदय वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीति और ब्राह्मण श्रेष्ठता के विरुद्ध हुआ था। इन धर्मों के उद्भव का आर्थिक कारण नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था। बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है। दोनों ही पूर्णतः सत्य है। वैदिकोत्तर काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ये वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर निश्चित की गई थी। इसमें ब्राह्मणों को विशेषाधिकार दिए गए और वे समाज में सर्वोच्च होने का दावा करते थे, सर्वोच्च होने का। ठीक है। क्षत्रियों को दूसरा और वैश्य को तीसरा स्थान प्राप्त है। वैश्य वर्ण को कर चुकाने का दायित्व और चतुर्थ शूद्र वर्ण को तीनों वर्णों की सेवा का कर्तव्य था। इस तरह के वर्ण विभाजन वाले समाज में तनाव पैदा होने की प्रतिक्रिया स्वरूप तथा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना भी इसका अंतिम कारण हुआ था। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी वर्षा होने के कारण घने जंगल छाए हुए थे। उन जंगलों को साफ करने के लिए लोहे के औजारों का इस्तेमाल होने लगा था।
तो मध्य गंगा के मैदानों में भारी संख्या में लोग बसने लगे। इस प्रदेश में बड़ी बड़ी बस्तियां बसने लगी और खेती करने के लिए लोहे के हलों के लिए बड़ी संख्या में बैलों की जरूरत होने लगी थी। हालांकि उस समय बैलों जो मतलब कि वैदिक धर्मकांड में बलि के कारण इसकी कमी हो गई थी बैलों की, इसलिए नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पशुवध को रोकना आवश्यक था। तो इसलिए इन दोनों धर्मों में अहिंसा पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जैन और बौद्ध धर्म के संदर्भ में बताइए क्या सही है ये तीनों। दोनों ने आरंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था की निंदा की, दोनों धर्मों ने अहिंसा का उपदेश दिया था, दोनों धर्म सरल संयमित जीवन के पक्षधर थे। तो आपके हिसाब से आपको लगेगा कि ये तीनों सही है, तो हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये तीनों ही सही है। बाकी सारी चीजें आप जानते हैं, अगर नहीं फिर से जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको पॉज करिए और इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में विचार करिए। इन धर्म के इस धर्म के सिद्धांतों के उपदेष्टा तीर्थकर कहलाते थे। इस धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ माने जाते थे। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है। दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सत्य है। इस धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ माने जाते थे, नहीं। जैन धर्म में धर्म के सिद्धांतों के उपदेष्टा तीर्थकर कहलाते थे। इसमें कि 24 तीर्थकर हुए थे। महावीर को 24वां और अंतिम तीर्थकर माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, ना कि पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर माने जाते हैं, जो कि वाराणसी के निवासी थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। पहला है केवली के द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जीन और उनके अनुयायी जैन कहलाते थे। महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म में पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं किया गया है। जैन अनुयायियों के संघ में स्त्री और पुरुष दोनों का स्थान मिलता है। बताइए कौन कौन सा इसमें से सत्य है, और इसमें से सिर्फ आपको बताना है कि असत्य कौन सा है। तो इसमें से जैन धर्म को पूर्व जन्म जैन धर्म में पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं किया गया, ये गलत है। बाकी सारे ही सत्य हैं। निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है। जैन धर्म का त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक धारण, सम्यक आचरण कहलाता है। निम्नलिखित नगरों में से एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। किसका संबंध महावीर से नहीं है। इसमें से लुम्बिनी का संबंध महावीर से नहीं है। ठीक है। जैन धर्म के संदर्भ में ये जो कथन दिया गया है, इसमें से बताइए कि कौन सा सही है। इसके प्रमुख उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद आयोजन किया गया था। इसमें धर्मोपदेश के लिए प्राकृत भाषा और धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। तो बताइए इसमें से कौन कौन सा सत्य है। तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा सत्य है। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और आपको मिल जाएगी इसका पीडीएफ। जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। पॉज करिए और सारा कथन पढ़िए। इसमें से असत्य है आपका ऑप्शन बी, बैकग्राउंड नॉइज बहुत है इसलिए फटाफट से इसको कंप्लीट किया जा रहा है। आप इसको पॉज करके जरूर से पढ़िए, और ये दूसरा वाला गलत है। बाकी एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में ये जो कथन दिया है, इसमें से बताइए कि कौन सा सही है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे। उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया था। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है। दूसरा वाला असत्य है कि उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे, बाकी दोनों सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में बताइए कौन कौन सा सही है। वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे। वे ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। बताइए कौन सा इसमें से सही है। तो बहुत ही सबसे सिंपल क्वेश्चन आपके पास इस समय दिख रहा होगा, दोनों सत्य हैं। बौद्ध धर्म में ह्रास के संदर्भ में विचार करिए। ब्राह्मणों ने अपने धर्म में व्याप्त विकृतियों को सुधारा। समय के साथ बौद्ध भिक्षु जनजीवन का मुख्य धारा से कट करके राज्याश्रित हो गए थे। बताइए दोनों ही सत्य हैं। दोनों ही बौद्ध धर्म में ह्रास के संदर्भ में सत्य है। उत्तर वैदिक काल में द्विज द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है। द्विज उच्च वर्ण के लिए यूज होता है। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम में सबसे पहले कौन सी संस्कृति थी, किस चीज का आविष्कार हुआ था। नगर संस्कृति थी पहले, नगरीय संस्कृति, फिर लोहे का हल का आविष्कार हुआ, पंचमार्ग, फिर सोने के सिक्के आए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से सेठी सेठी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता था। सेठी प्रयुक्त होता था वैश्य के लिए। जैन और बौद्ध धर्मों के समान धार्मिक विश्वास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। दोनों ही धर्म अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे। दोनों धर्म सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। दोनों धर्मों में मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा को समान रूप से माना गया है। बताइए कौन कौन सा सत्य है। तीसरा वाला गलत है कि दोनों धर्म में मध्यम मार्ग को समान रूप माना गया। बाकी पहला और दूसरा
सही है। जैन और बौद्ध धर्मों को सहायता देने में वैश्य वर्ग के आगे रहने के कारणों के संदर्भ में ये विचार करिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सत्य है। दोनों धर्म शांति और हिंसा को उपदेश देते थे जो कि उनके व्यापार को बढ़ाने में सहायक थे। ब्राह्मण धर्म में ब्याज पर धन लगाने ब्राह्मण धर्म में ब्याज का धर्म लगाने ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण धर्म में ब्याज पर धन लगाने वाले को अधम कहा जाता था और ब्याज पर धन देना वैश्यों के व्यापार का मुख्य हिस्सा था। दोनों ही पूर्णतः सत्य है। बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के संदर्भ में बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि दोनों उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे और समाज से मिले दान पर जीवन जीते थे। दूसरा है दोनों वर्ण व्यवस्था को जन्म के अनुसार मानते थे। दोनों राजा का आदर करना सही मानते थे। दोनों वर्ग मूलक समाज व्यवस्था के समर्थक थे। बताइए इसमें से असत्य कौन सा है। बी वाला असत्य है, बाकी सारे ही सत्य है। ठीक है। अगला है बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो कथन दिया हुआ है इसमें से कौन सा सही है, कौन कौन सा। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्तीपाद में गाय को अन्नदा, वन्यदा और सुगदा कहा गया है। बौद्ध साहित्य की रचना आमजनी की भाषा प्राकृत में की गई है। इस धर्म के कारण लोगों में बुद्धिवाद का महत्व बढ़ा। तो बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सत्य है। दूसरा वाला गलत है, पहला और तीसरा सही है। बौद्ध धर्म के साहित्य के संदर्भ में बताइए। इस धर्म के आरंभिक पाली साहित्य को 3 कोटियों में बांटा गया। इस धर्म की तीसरी कोटि धम्म में वचन उपदेश दिए गए हैं। बताइए क्या ये दोनों सत्य है। तो आप कहेंगे कि नहीं, केवल पहला सत्य है, दूसरा वाला असत्य है। अब ये दिया गया है कि बताइए कि इसमें से कौन सा विद्या केंद्र है। विद्या केंद्र है, बताइए। नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और तक्षशिला, ये चारों ही बौद्ध विद्या केंद्र है। ठीक है, चारों ही बौद्ध विद्या केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। बौद्ध धर्म के संदर्भ में ये जो कथन है इस पर विचार करिए। पहला है भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध की है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गंधार कला शैली में बनी है। गया की बराबर की पहाड़ियों को तराश करके बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया है। कौन कौन सा इसमें से सत्य है। तो आप कहेंगे कि तीसरा वाला तो असत्य लग रहा है, बाकी पहला दूसरा सही लग रहा है। तो आप बिल्कुल सत्य सोच रहे हैं। आगे बढ़। बुद्ध के जीवन की ये 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और ये घटनाएं कहाँ कहाँ पे हुई है वो आपको बतानी है, मैच करना है। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है, थर्ड ऑप्शन है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। पहला प्रवचन दिया था वाराणसी के सारनाथ में। निर्वाण प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बोध गया में बोध वृक्ष को काट दिया था। किसने काटा था, बताइए। बोध गया में बोध वृक्ष को काटा था शशांक ने। किसने काटा था, शशांक ने। तो थोड़ा सा इनका चित्रण पड़ता है इसमें। गौड़ देश के शिव भक्त राजा शशांक ने बोध गया में उस बोध वृक्ष को काट डाला था जिसके नीचे की बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को सताया था। शैव संप्रदाय के हूण राजा मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतारा था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और इस धर्म को दूसरे देशों में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप दिया था। किसने, सम्राट अशोक ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में ये जो 4 कथन दिए गए हैं, 2 कथन जो दिए गए हैं, क्या ये सही है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया था। केवल धम्म के तत्वावधान में सुसंगठित प्रचार की व्यवस्था होने के कारण बौद्ध धर्म तेजी से फैल गया था। तो आप कहेंगे कि नहीं, दूसरा वाला तो सही नहीं है, लेकिन हाँ पहला वाला सही है कि बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया था अशोक ने। दूसरा वाला गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म। संघ के तत्वावधान में सुगठित प्रचार की व्यवस्था होने से बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म ने तेजी से प्रगति किया था। मगध, कौशल, कौशाम्बी के राजा और अनेक गणराज्यों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में ये जो कथन दिए गए हैं इसमें से कौन सा असत्य है। तो अब सारे कथनों को आप पढ़िए और समझिए, बताइए कौन सा गलत है। ये धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। तो आप कहेंगे कि ये तो सही है, ये धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता, लेकिन यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है तो पहला वाला यानी कि सत्य है। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और जनांतरिक था। बिल्कुल सही था। ये धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता, ये गलत। ये जन्म बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मानता है, तो ये वाला असत्य है। ये धर्म वेद प्रमाण के प्रति अनास्था रखता है, ये सही है। अगर यहाँ पे सिर्फ असत्य पूछा जा रहा है तो असत्य है, सी वाला। चलिए